स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? हाँ जी सर। अभी भी विजिबल है ना अभी? हाँ। ठीक है। अ, तो कल हमने बात किया था यहाँ तक, ठीक है। बॉडी फॉर्म हमने देख रखा था। अगर थोड़ा देखें तो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म आपको पता है क्या होते हैं? हम्म। क्या होते हैं? एंडोप्लाज्म मतलब जो साइटोप्लाज्म के एंडोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म के अंदर वाले हैं, एंडोप्लाज्म आपकी पेरीफेरी। आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है, थोड़ा वॉइस सर अब आ क्लियर। रही है? हाँ ठीक है, थोड़ा समझाओगे एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म? एंडोप्लाज्म मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर वाला एरिया, और एक्टोप्लाज्म पेरीफेरी। हाँ, दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस मतलब एक में शायद टाइप प्रेजेंट होता है। वॉइस आपकी फिर से ब्रेक हो गई। अब ठीक आ रही है सर? हाँ अब ठीक आ रही है। अंतर बताओ दोनों में। हम्म। एंडोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती हैं। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल लार्ज साइज के जो होते हैं। ठीक हम्म। है, और? और एक्टोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म का नहीं आता। गैस वैक्यूल वगैरह होते हैं इधर। हम्म। और क्या डिफरेंस है? एक मेन चीज है दोनों का। एक में ग्रैन्यूल होते हैं, एक में नहीं होते। अरे नहीं नहीं, मेन चीज ये सब बकवास है, ये सब नहीं। मेन चीज और एक है जो इनको अलग करती है एक दूसरे से। रिजिड होती है। हाँ हाँ, यही चीज पूछना चाहता था, क्या है, बताओ थोड़ा। एक्टोप्लाज्म इज कौन रिजिड? मोर एंडो या एक्सो? एक्टोप्लाज्म अच्छा, वो रिजिड होती है, और एंडोप्लाज्म कैसी होती है? जेल स्टेट में। हाँ ठीक है। आ, जेल एंडोप्लाज्म तो फ्लूइड में हो जाएगी। हम्म। एंडोप्लाज जेल तो जेल ही तो हो गया ना, सॉलिड थोड़ा जेल जो है। हाँ, जेल मतलब कोई थोड़ा भी। सा एक्वस सॉरी। हाँ, बस इतना याद रखना, जो एंडोप्लाज्म है वो थोड़ा फ्लूइड नेचर का है। और जो बाहर वाला एक्टोप्लाज्म है वो थोड़ा सा हार्ड नेचर का है, रिजिड नेचर का है। जेल ही तो रिजिड है, जेल जो होती है वो तो रिजिड ही तो है। ठीक है ना? जेल फ्लूइड तो नहीं है। जेल फ्लो करती है क्या? जेल को कभी फ्लो करते देखा है क्या? नहीं। नहीं, जेल फ्लो नहीं करती है तो फ्लूइड कैसे कहलाएगी? फ्लूइड एनीथिंग दैट कैन फ्लो फ्लूइड है। जेल तो फ्लो नहीं करती है। ठीक है, तो ठीक है। बस ये याद रखना कि अंदर का जो अंदर वो फ्लूइड फ्लूइड नेचर का है। तो अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होती है, न्यूट्रिशन का होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना अंदर। अंदर का जो हम्म। कंडीशन होता है होमोजेनियस होता है, मतलब कुछ भी कंपोनेंट है वो पूरे एरिया में रहेगी, पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी, होमोजेनियस कंडीशन में रहेगी। ठीक है। ओ, ठीक है। और जो अब आउटर मोस्ट जो एक्टोप्लाज्म है वो थोड़ा सा हार्ड नेचर का है, सॉलिड सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करे, सेल थोड़ा रिजिड रहे। ठीक है, हटाओ। बात करते हैं अब हम न्यूट्रिशन की। तो बोला जा रहा है ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इन प्रोटोजोआ। Some protozoans synthesize their own food from inorganic precursors, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे, नाइट्रेट्स को यूज करेंगे, अमोनियम सॉल्ट वगैरह, इनऑर्गेनिक प्रिकर्सर्स को ये लोग यूज करेंगे और अपना खाना बनाएंगे। ठीक है ना? एंड हैंस आर ऑटोट्रोफिक भी होते हैं। ठीक है ना? इसीलिए हम इसको ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। बाकी एग्जांपल देख रखे हो, क्लोरोफिल बियरिंग फ्लैजिलेट्स। ठीक है ना? फ्लैजिलेट्स जिनमें क्लोरोफिल है। ठीक है। फ्लैजिलेट्स मतलब उन प्रोटिस्ट को बोल रहे हैं जिनके पास फ्लैजिला है। ठीक है ना? बेसिकली उन प्रोटोजोआ को बोल रहे हैं हम। पूरा प्रोटिस्टा में भी हम फोकस करते हैं बस प्रोटोजोआ को, हमने बताया कि हम बस प्रोटोजोआ को ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो उन प्रोटोजोआ को फ्लैजिलेट्स बोल रहे हैं जिनमें फ्लैजिला है। ठीक है, और फ्लैजिला है और ऊपर से उनके पास क्लोरोफिल भी है, तो वो फोटोसिंथेटिक है। अदर्स आर हेटरोट्रोपिक भी होते हैं एज दे डिपेंड हम्म। ऑन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है ना? इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल को भी लेके वो अपना खाना बना सकते हैं। ठीक है, और वो ऑर्गेनिक मटेरियल भी लेते हैं, दोनों थे। और मिक्सोट्रोफिक हमने देखा। ठीक है, ऑटोट्रोफिक, हेटरोट्रोफिक, मिक्सोट्रोफिक। ठीक है, सब बात कर रखी है हमने। हेटरोट्रोफ हैव वेराइड फूड हैबिटेट। इनका हैबिटेट बहुत आपको वेरियस टाइप के देखने को मिलेंगे। सम फीड ऑन सोल्यूबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना? न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ही ये ठीक है, फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट एंड टर्म एज सेप्रोजोइक।
ये न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फीड कर रहते हैं और उधर ही अपना खाना खाते रहते हैं। और ऑस्मोट्रोप बोलते हैं ऐसे को, ठीक है। एग्जाम्पल पैरासिटिक प्रोटोजोआ, still other are holozoic, ingesting rigid and solid organic food, or phagotroph. That is, they are ingest the solid form of food of plant or animal origin. जो भी चीज होलोजोइक मतलब कि वो खाने को पूरा अंदर ले लिया और अंदर डाइजेशन हो रहा है। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सिंपल सिंगल सेल है, तो इसलिए हम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी बोल सकते हैं। कि ये खाने को अंदर सॉलिड फॉर्म में लेंगे, ठीक है, और उसको अंदर वो पाचन करेंगे। बाकी कुछ ऐसे होते हैं कि अपने खाने के ऊपर हैं, वो बाहर अपने केमिकल्स रिलीज करेंगे, बाहर ही डाइजेशन होगा, देन उसको वो एब्जॉर्ब करेंगे, तो सेप्रोफिटिक में आएंगे, सेप्रोजोइक में। They may also feed on bacteria or other small protists, ठीक है, which are ingested whole। कुछ बैक्टीरिया को डायरेक्टली इंजेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है ना, और कुछ प्रोटोजोन्स, छोटे साइज के प्रोटोजोन्स को ये इंगल्फ कर सकते हैं। एंड डाइजेस्ट देम विद इन फूड वैक्यूल, इनके अंदर फूड वैक्यूल होगी, उनके अंदर ये उनको डाइजेस्ट कर लेंगे। Phagotrophic nutrition involves phagocytosis, in which the cell membrane enfold the food particle। ऐसा कुछ कि अगर मैं दिखाऊं कि अगर सेल मेम्ब्रेन मान लो, अगर खाना इधर भी आया, मान लो इधर किसी फूड पार्टिकल आया, तो क्या चीज होगा कि मैं इधर मैं आता हूँ, इधर खाना है, अब ये सेल, ये जो मेम्ब्रेन है ये इसको कवर कर लेगी। ये ऐसे नहीं बनाता हूँ मैं, ऐसे होना चाहिए। ये मेम्ब्रेन अंदर की ओर ऐसे हो जाएगी, फूड ऐसे हो जाएगा, देन अगला स्टेप, फूड ऐसे हो गया, देन एंड लास्ट में ये फूड बिल्कुल अंदर अंदर आ हो जाएगा, जाएगा। ठीक है। तो यही यहाँ पूरा एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। वैसे भी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस को एनिमेशन के थ्रू आपने अगर कभी ट्राई किया होगा यूट्यूब, मतलब कि गूगल पे, मैं तो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आए ना, मतलब कुछ भी अगर लग रहा है कि ये मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस चीज़ को गूगल पे डालो और उसका इमेजेस देखो। बहुत सारे इमेजेस देखोगे तो बहुत सारे आपके माइंड में इमेज मेमोरी बनेगी। इमेज बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओके सर। जब मैं फोटो ये देख रहा हूँ ना, जब मैं एंडोसाइटोसिस सोच रहा हूँ, तो मुझे वो एनिमेशन, मुझे वो पिक्चर याद है, कैसे डबल लेयर मेम्ब्रेन अंदर की ओर इनफोल्ड होती है, फिर धीरे धीरे फूड पार्टिकल आता है, और जब वो अंदर फूड पार्टिकल आ जाते हैं, तो फूड पार्टिकल के ऊपर मेम्ब्रेन टूट के आ जाती है, जो सेल की जो मेम्ब्रेन थी, वो टूट के फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर के वो अंदर आ जाता है। जब हुँ, बाहर जाता है, जब इसको बाहर जाना है, तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये बन जाता है हिस्सा हमारे सेल मेम्ब्रेन का। ये जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है, और वो जो भी इसके अंदर चीज है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। हुँ। ठीक है। फिर enfold the food particle, which is then engulfed. In amoebas, phagocytosis occurs at any point by surrounding the food particle with pseudopodia। pseudopodia कई मतलब कि अगर ये अमीबा है, कहीं पे भी फूड पार्टिकल इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं से भी हो, वो pseudopodia कहीं से भी ऐसे निकल के उसको चारों तरफ से घेर लेंगी और फूड को अंदर ले लेंगी। The food particle is then enclosed in an intracellular membrane। जो मैंने अभी जस्ट पता है, जो फूड पार्टिकल अंदर आया, तो वो मेम्ब्रेन से घिरी होगी, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है उनका ही मेम्ब्रेन का छोटा सा हिस्सा टूट के उसको कवरिंग दे देगा, ठीक है। एक बार इस चीज को अगर मैं दिखाऊं, एंडोसाइटोसिस, मेम्ब्रेन,
डबल लेयर्ड पूरा मेम्ब्रेन दिखता है, ये देखो। मान लो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, देन ये हमारी मेम्ब्रेन बन गई। ये जो हिस्सा है मेम्ब्रेन का, ये जो ये जो हिस्सा है इतना भर, ये जो इतना बड़ा हिस्सा है, ये टूट के ये जो भी चीज अंदर आई है अंदर, ठीक है ना, जो भी चीज के अंदर होगी वो उसको कवरिंग देता है चारों तरफ से, उसको मेम्ब्रेन फॉर्म करता है। ठीक है, और इतना बड़ा हिस्सा यहाँ से मेम्ब्रेन से गायब हो जाएगा, मतलब कि कम हो गया उतना। ठीक है। The food particle is then enclosed in an intracellular membrane bound vesicle, the food vacuole और phagosome, इसी को हम बोलेंगे food vacuole और phagosome. The food is digested by the action of enzyme contained in the lysosome. Lysosome में digestive enzymes होते हैं, hydrolytic enzymes होते हैं, वो इसको digest कर देंगे. And the undigested material जो है उसको body बाहर क्या कर देगी, थ्रो कर देगी, थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी बाय एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल पिक्टोरियल कॉन्सेप्ट है, माइंड में पिक्चर्स चलने लगते हैं, हाँ भाई कैसा एंडोसाइटोसिस क्या है एक्सोसाइटोसिस, पूरा क्लियर होना चाहिए। द डाइजेस्टेड मटेरियल इज एब्जॉर्ब बाय द सेल, जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको सेल क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, वो सेल रख लेती है। वैसे तो यहाँ पे इंट्रासेल्युलर डाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। The most ciliates, sorry, in most ciliates, many flagellates, uh, and epicomplexans. The site of phagocytosis is a definite mouth structure called cytosome. कुछ कुछ नहीं, ज्यादातर सिलिएट्स में, फ्लैजिलेट्स में आपको देखने को मिलेगा कि एंडोसाइटोसिस के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट है कि मतलब मान लो ये ऑर्गेनिज्म है तो एंडोसाइटोसिस इसी इसी जगह से हो पाएगा, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिज्म कहीं से भी एंडोसाइटोसिस कर लेगा, लाइक अमीबा करता है कहीं से भी एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है ना। बट कुछ फ्लैजिलेट्स हैं, कुछ क्या बहुत है, कुछ बहुत सारे फ्लैजिलेट हैं, बहुत सारे सीलिएट्स हैं जिनका फिक्स पॉइंट होता है, फिक्स साइट होता है कि हाँ भाई एंडोसाइटोसिस इसी पर्टिकुलर साइट से ही होगा, तो उस साइट को स्पेसिफिकली बोला जाता है साइटोसोम। ठीक है ना। तो हमें इसमें कुछ याद नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ये जो टर्म है साइटोसोम, ये क्या है। ये स्पेसिफिक साइट है जहाँ से फेगोसाइटोसिस मतलब कि खाने को अंदर लिया जाता है। ठीक है ना, फूड पार्टिकल को अंदर लिया जाता है। फ्लैजिलेट्स में हैव ए टेम्पोररी साइटोसोम यूजुअली इन ए कैरेक्टरिस्टिक्स पोजीशन, और दी साइटोसोम में बी परमानेंट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। जो साइटोसोम होते हैं वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी होता है, वो परमानेंट भी होता है कि हमेशा वो उसी जगह पे है। परमानेंट मतलब समझ रहे हो ना, कि हमेशा वो उसी पॉइंट पे रहेगा साइटोसोम। हो सकता है साइटोसोम परमानेंट ना हो, ठीक है ना, कुछ समय के लिए उस जगह पे हो, फिर साइटोसोम का पोजीशन चेंज हो जाए। ठीक है। तो हाँ, बट वो फिक्स साइट मतलब कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है उसका यहाँ पे साइटोसोम है, तो ऐसा नहीं होगा कि अभी ये 5 मिनट तक यहाँ से इधर से भी कर सकता है, इधर से भी खाने को अंदर ले सकता है, कोई भी पॉइंट से नहीं, ये स्पेसिफिक है। ठीक है, उस समय के लिए अगर मान लो जिस समय वो खाना खा रहा है। ठीक है, तो साइटोसोम समझ लो कि ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, साइटोसोम का पोजिशन टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकती है। हाँ, बट रहती है फिक्स है, फिक्स पोजीशन है कि बाकी जब अगर ये साइटोसोम है, अगर ये हमारे पास साइटोसोम है तो बाकी कोई एरिया से, बाकी कहीं भी इधर उधर से फूड पार्टिकल अंदर नहीं आ सकते। सेप्रोजोइक फीडिंग में टेक्स प्लेस बाय पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को समझाया गया, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड टेकन इन बाय सेल बाय इनफोल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इनवर्ट फोल्ड वही सेम चीज है, इनवर्ट ऐसे फोल्ड होगी और बाहर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड को क्या कर लिया जाता है, अंदर ले लिया जाता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड मतलब कि कोई ऐसा जो सेल का हिस्सा ना हो, कोई ऐसा फ्लूइड बाहर के जो भी फ्लूइड है जो सेल का हिस्सा नहीं है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड टेकन इन द सेल बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और थ्रू डायरेक्ट डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड है तो डायरेक्ट डिफ्यूजन हो सकती है, फैसिलिटेटेड हो सकती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है थ्रू दी मेम्ब्रेन। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है ना, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू आ सकती है, या तो मेम्ब्रेन इनवर्ट फोल्ड होंगी और जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है?
हालाँकि इसमें और एंडोसाइटोसिस में आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देगा। इसमें और एंडोसाइटोसिस में आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क दिखाई नहीं देगा। इसमें और एंडोसाइटोसिस में आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क दिखाई नहीं देगा। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जो अ, हमारे हैं ऑर्गेनिज्म में, वो फूड पार्टिकल के पास जाते हैं और उसको चारों तरफ से लाइक सूडोपोडिया वाला जो भी हमने समझ रखा है, उसके थ्रू ऐसा कुछ होता है। और ये यहाँ पे क्या है, वहाँ पे देखोगे ज़्यादातर क्या होता है, सॉलिड फूड पार्टिकल को अंदर लिया जाता है। यहाँ पे फ्लूइड हमारा जो भी हम अंदर ले रहे हैं फूड पार्टिकल, वो फ्लूइड नेचर का है। ठीक है ना, फ्लूइड को अंदर लिया जाता है। अब उसी में से आप जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो, बाकी चीज़ को बाहर हम निकाल देंगे। Autotrophic protozoa use light energy to synthesize their organic molecules, but और obvious सी बात है, यहाँ पे देखो, ऑटोट्रोपिक प्रोटोजोआ जो है वो सनलाइट को यूज करेंगे क्या करने के लिए, अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो भी है, ग्लूकोज वगैरह जो भी है, वो उनको सिंथेसाइज करने के लिए। दे ऑफन बिकम फेगोसाइटोसिस और ऑस्मोट्रोफिक। ठीक है, ये फेगोट्रोफिक या तो ऑस्मोट्रोफिक भी हो जाते हैं जब हमें सनलाइट ना दिया जाए, हम जब प्रोटोजोआ को सनलाइट ना मिले। ठीक है, इवन अमंग द हेट्रोट्रोफिक प्रोटोजोआ फ्यू फॉलो ओनली वन मॉडल ऑफ न्यूट्रिशन एक्सक्लूसिवली। ठीक है ना, लाइक कुछ ऐसे प्रोटोजोआ हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे हेटेरोट्रोफिक प्रोटोजोआ हैं जो किसी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही हमेशा फॉलो करते हैं। ठीक है ना, बाकी उनका, जैसे कि मान लो कोई प्रोटोजोआ है जो हमेशा क्या करता है, वो खाने को एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर लेता है। ठीक है ना, पूरा फूड पार्टिकल को एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर लेता है, अपने अंदर लेता है। ठीक है, देन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कभी अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन चेंज करे। वो उसका एक्सक्लूसिव न्यूट्रिशन है, मीन्स वो हमेशा उसी मोड को प्रीफर करेगा, वो हमेशा उसी मोड के थ्रू अपने फूड को अंदर लेगा। ठीक है, अपने फूड को एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, बाकी लोग के पास बाकी कुछ ही हैं ऐसे, ठीक है ना, कुछ ही हैं ऐसे जो एक ही मोड पे डिपेंड रहते हैं, एक ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादातर ऐसे हमने देख रखे हैं, कितने अभी हम जब भी बात कर रहे थे ऊपर, आपको याद होगा कि बहुत सारे उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है ना, ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन यूग्लिना स्पीशीज देर आर कंसिडरेबल वैरायटी इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जो यूग्लिना है, यूग्लिना, ये बहुत सारे न्यूट्रिशन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन, वैरायटी ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये अपने फूड को इंगल्फ करते हैं। ठीक है, some species require sorry some species require some preformed organic molecule even though they are autotroph। हालांकि कुछ स्पीशीज ऐसे बताए जा रहे हैं जो ऑटोट्रोफ हैं, बट उनको उनको फिर भी कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे चाहिए, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब कि कुछ मॉलिक्यूल्स बने बनाए चाहिए, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उनको बने बनाए चाहिए। हालाँकि वो अपना खाना बना सकते हैं खुद, वो सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना बना सकते हैं, बट कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो उनको पहले से बने बनाए ही चाहिए, वो नहीं बनाते। ठीक है? फिर भी ये 100% प्योर ऑटोट्रोपिक तो नहीं हुए फिर ये। ठीक है? सम स्पीशीज लूज़ देयर क्लोरोप्लास्ट इफ केप्ट इन द डार्क। अगर उसको अंधेरे में रख दिया जाए, ठीक है? एंड बिकम्स परमानेंट ऑस्मोट्रॉफ। ये परमानेंट ऑस्मोट्रॉफ बोल लो, ये तो आप बोल लो कि ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे स्विच कर जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्पीशीज है उसको आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के लिए अंधेरे में रखे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। मान लो बहुत लंबे समय तक कोई स्पीशीज जो जिसके पास क्लोरोप्लास्ट था, तो बहुत लंबे समय तक अगर उसको रख दिया जाए, अब बहुत लंबा समय ये कोई वो नहीं है, कुछ है नहीं कि कितना लंबा समय, कि उस डिफाइन विफाइन तो किया नहीं गया है कि हाँ पे कितने घंटे रखें सो दैट उसके क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, वो अपने क्लोरोप्लास्ट लूज कर दे। ठीक है, हाँ, तो अगर उनको डार्क कंडीशन में रख दोगे तो उनके क्लोरोप्लास्ट लूज हो जाते हैं। ठीक है? वो अपने क्लोरोप्लास्ट लूज कर देते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन और वाटर बैलेंस इन प्रोटोजोआ इज अकम्प्लिश्ड बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो ये याद ही रख लेना है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जिसके थ्रू ये ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं। वन टू सेवरल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भी प्रेजेंट, एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमें देखने को मिलते हैं।
within the cell, which may or may not have fixed site in the साइटोप्लाज्मा। ऐसा जरूरी नहीं कि वहाँ वो पेरिफेरी में ही देखने को मिलेंगे, वो सेंट्रल में ही देखने को मिलेंगे, वो किसी एक फिक्स जगह पे ही रहेंगे हमेशा, नहीं। कोई इनकी फिक्स जगह नहीं है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। एंड मे हैव कंट्रीब्यूटरी कैनाल्स और अदर वसाइकल ओपनिंग इनटू इट। तो कैनाल, कुछ कैनाल समझते हो, कुछ पाइप जैसी कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, जो इनको कनेक्ट करती हो। अगर मैं ऐसा कुछ दिखाना चाहूँ, रुक जाओ। कैनाल्स इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हालांकि इमेज तो इसके दिख नहीं रहे, कैनाल्स कनेक्टेड हो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से, रहने दो, हमें जान लेना है। कहाँ गया? एंड मे हैव contributory canals और अदर वसाइकल ओपनिंग इनटू इट। कुछ वसाइकल और थैली लाइक स्ट्रक्चर जो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर खुलती हो, ये तो कुछ कैनाल्स जो इससे जुड़ी हो, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स जो इनसे जुड़ी हो। These are what these are water and ions regulating structure। वाटर एंड आयंस को रेगुलेट करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को। एक्टिंग एज पंप टू रिमूव एक्सेस वाटर, पंप की तरह रिमूव एक्ट करते हैं। अगर ज़्यादा वाटर होगी तो वो उसको बाहर निकालने में काम में आती है। From the cytoplasm, all freshwater protozoans have a functioning system of contractile vacuole, whereas marine and parasitic form less have these less frequently। तो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स देखने को मिलेंगे। फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में। हालांकि जो मराइन हैबिटेट है और जो पैरासिटिक फॉर्म है हमारे प्रोटोजोन्स का, उनमें आपको ये कम देखने को मिलता है। एक्सक्रीशन ऑफ, ऐसा ऐसा कुछ है नहीं कि ऐसा कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे कि कम होते हैं ज़्यादा होते हैं, बस कुछ नहीं। बस इतना याद रख लेना कि फ्रेश वाटर में ज़्यादा होता है। excretion of metabolic waste in excretion of metabolic waste is done almost exclusively by diffusion। जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे सेल के अंदर, उसको क्या किया जाएगा, हमारे सेल नहीं मतलब जो भी हमारे प्रोटोजोन्स हैं, उनके सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको डिफ्यूजन के थ्रू ही बाहर एक्सक्रीट किया जाएगा। ऑल प्रोटोजोन्स आर, वैसे भी जान समझिए सिंगल सेल है और क्या ही तरीका हो सकता है बाहर डिफ्यूज बाहर निकालने ने किसी वैक्यूल में पैक करके उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू भी निकाल सकते हैं। All protozoans are ammonotelic, that is end product of their nitrogen metabolism is ammonia। अमोनिया का जो मेटाबॉलिज्म, सॉरी, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म करवाओगे तो एंड प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा अमोनिया होगा। विच इज रेडियली डिफ्यूज्ड इन द सराउंडिंग मीडियम, जो इजीली डिफ्यूज होके बाहर एक्सक्रीट कर सकती है, कर जाती है, ठीक है ना। जो इसका अमोनिया है, जो इसका वेस्ट, ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये वेस्ट ही है। इसको ये बड़ी अच्छी तरीके से ये डिफ्यूज होके बाहर एक्सक्रीट हो जाती है, ठीक है। तो एमोनोटेलिक याद रख लेना, एमोनोटेलिक जिसमें जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो अमोनिया होता है, ठीक है। नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म
जो भी एंड प्रोडक्ट है वो अमोनिया रहने वाला है। The contractile vacuole may differ in complexity in various group of protozoans. Different groups protozoans की जितने भी हमने ग्रुप्स देखे अ, अगर सब में आपको कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो अलग अलग होते हैं सब में, थोड़ा बहुत एक दूसरे से थोड़ा बहुत की अच्छी बात अच्छे अ, अच्छा खासा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा सबकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में, सब एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है ना। In amoeba, the vacuoles are carried around the cytoplasm. अमीबा में साइटोप्लाज्म के आजू-बाजू हमें देखने को मिलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कोई भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, वैक्यूल देखने को मिलते हैं। सम वसाइकल join them emptying their content into the vacuole till the vacuole joins the membrane emptying the content to the outside। ठीक है, बोले जा रहे हैं कुछ वसाइकल होते हैं जो जॉइन हो जाते हैं हमारे किसी वैक्यूल से, जब तक वो अपना सारा ही कंटेंट वैक्यूल में डंप ना कर दें, ठीक है ना। और वैक्यूल क्या होती है, वो मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहती है, मेम्ब्रेन से जुड़ती है, सेल मेम्ब्रेन से जुड़ेगी, वो अपना कंटेंट बाहर की ओर डंप कर देगी, एक्सक्रीट कर देगी, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या दिखाना चाह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये रहे हमारे वैक्यूल, आपको आजू बाजू पेरिफेरी पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, आप देख रहे हो आजू बाजू पे पेरिफेरी में जो वैक्यूल का कंसंट्रेशन है, वैक्यूल के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सॉरी, ये सेंट्रल वैक्यूल है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये वसाइकल्स हैं। अच्छा, ये इस चीज़ को जूम आउट करके दिखाया गया क्या, इस चीज़ को, हाँ, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को जूम करके दिखाया गया है कि ये रहा हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इधर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहे हैं आजू बाजू, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर आपको दिख रहे हैं जो भी इसके अंदर कंटेंट रहने वाले हैं, ठीक है। मेजर तो वाटर ही रहता है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को फिर क्या दिखा रहा है, हाँ, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आके यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से अटैच हुई और वो कंटेंट को बाहर निकाल रहा है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एम्प्टीज एम्प्टीजेस रिलीजिंग वाटर, ठीक है ना, वो खाली हो रही है, बस यही दिखाना चाह रहा है, कुछ नहीं, ठीक। In ciliates like paramecium, the contractile vacuole have a more complex structure। देखो contractile vacuole भी ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया contractile vacuole तो सारे contractile vacuole एक जैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट में contractile vacuole देखने को मिलते हैं, ऐसे करके समझो, ठीक है ना। The contractile vacuole is located in a fixed position with an excretory pore leading to the outside, excretory pore leading to the outside, surrounded by ampullae of feeder canals। 11.1.18 में दिखाया जा रहा है, ये रहा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, आप देख पा रहे हो यहाँ पे फीडर कैनाल, ठीक है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आप देख पा रहे हो फीडर कैनाल, एक्सक्रीटरी पोर दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपको एक्सक्रीटरी पोर दिख रहे हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से चीजें यहाँ से भी एक पोर के थ्रू बाहर निकल सकता है। एम्प्यूला ऑफ रेडिएटिंग कैनाल्स, ये आपको दिख रही है एम्प्यूला, मतलब एक एम्प्यूला बेसिकली आपको जूलॉजी में भी, सॉरी, हाँ, जूलॉजी में भी आपको एम्प्यूला देखने को मिलेगा, वैसे तो जूलॉजी चल रहा है। एम्प्यूला कुछ ऐसा ऐसा मतलब कि एक ट्यूब ऐसा कुछ और बीच में ऐसा कुछ फूला सा स्ट्रक्चर एम्प्यूला कहलाता है। लाइक एम्प्यूला हम बहुत जगह पे देखते हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी एम्प्यूला है, फैलोपियन ट्यूब को एम्प्यूला रीजन में भी डिफाइन किया जाता है। एम्प्यूला कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ बीच में से ऐसा कुछ, अरे, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बीच में से फूला सा, ठीक है ना, बल्ज सा, वो एम्प्यूला कहलाता है। ज्यादातर देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बल्ज थोड़ा सा यहाँ पे हो चुका है, तो इसको एम्प्यूला ऑफ रेडिएटिंग कैनाल्स बोलते हैं। ये वैसे ये है हमारे पास, ये कैनाल है, ये जो कैनाल है ये रेडिएटिंग कैनाल है, ये बेसिकली क्या करती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के कंटेंट को बाहर रिलीज करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ये सीलिया है, ठीक है। बेसिकली ये पूरी आपकी, जहाँ से अगर इसको मैं
ये आपकी सीलिया दिख रही है, ये आपकी सीलिया दिख रही है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सेल सरफेस पे रहने वाली है, ये सेल मेम्ब्रेन ही रहने वाली होगी, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन ही होगी और सीलिया सेल मेम्ब्रेन पे, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे। तो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये देखो ये आके यहाँ से कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो ये एम्पुला ऑफ रेडिएटिंग कैनाल है, ये जो रेडिएटिंग कैनाल है, ये आके ओपन होती है, ये आके फ्यूज होती है सेल मेम्ब्रेन से और ये ओपन हो जाती है बाहर की ओर, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी पोर ये बाहर की ओर अपने कंटेंट को रिलीज करेगी। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको देखने को मिला। दी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो फिक्स है इसी जगह पे, ये हमेशा इसी जगह फिक्स रहने वाली है, ठीक है ना। फिक्स आपको दिख रहा है ये यहीं पे फिक्स है। जो भी चीजें हैं सेल के अंदर वो इस वैक्यूल में आएंगी और वो यहाँ से एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू वो इसको बाहर रिलीज कर सकती है। बाकी ये जो जितने भी कैनाल्स हैं, इस कैनाल्स के थ्रू वो अंदर चीजें ले सकती है। सेल में जो भी कचरा बचा, जो भी चीजें हैं जो इनको अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में भेजना है, तो वो इन पोर के थ्रू ले सकती है, ठीक है ना। इनके नास के थ्रू ले सकती है और इधर एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर भेज सकती है। तो फिक्स पोजीशन है विद एन एक्सक्रीटरी पोर लीडिंग टू द आउटसाइड सराउंडिंग में खुल दिया ये जो एक्सक्रीटरी पोर है। बाय एम्पुले ऑफ फीडर कैनाल्स, ये जो है ये चीज है क्या, ये एम्पुले ऑफ फीडर कैनाल्स है, ठीक है ना। द फीडर कैनाल्स आर सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ फाइन कैनाल्स, ठीक है ना। जो फीडर कैनाल्स है वो भी पतली पतली कैनाल से घिरी हुई है, ठीक है। इतना डायमीटर की हमें जाननी नहीं है। विच इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर सिस्टम ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो फीडर कैनाल है वो बारीक बारीक से बारीक बारीक से फाइनर कैनाल से जुड़ी हुई है, और वो जो फाइन फाइन से कैनाल्स हैं वो जुड़ी हुई है हमारे पास किससे, ईयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ईयर से। द एम्पुले आर सराउंडेड बाय बंडल ऑफ फाइब्रिल्स। जो एम्पुला है वो फाइब्रिल्स के थ्रू जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं गया है, ठीक है। दी एम्पुले आर सराउंडेड बाय बंडल ऑफ फाइब्रिल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट दी एम्पुले, जो इसको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है बेसिकली। जो एम्पुले है वो फाइब्रिल्स के थ्रू, फाइब्रिल्स चारों तरफ एम्पुले फाइब्रिल्स के थ्रू फाइब्रिल से घिरी हुई है, और वो फाइब्रिल्स क्या कर सकती है, एम्पुले को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकती है, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ मान लो ना, एम्पुले के आजू बाजू एम्पुले के चारों तरफ कुछ फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है, फाइबर्स कुछ लाइक कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो क्या कर सकती है, एम्पुले को यहाँ से एम्पुले को दबा सकती है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकती है, ऐसा कुछ, ठीक है। देयर बाय फिलिंग द वैक्यूल्स एंड व्हेन इट डिस्चार्जेस द वाटर आउटसाइड द एम्पुले गेट्स डिस्कनेक्टेड, दस प्रिवेंटिंग बैकफ्लो। एक बार ये एक बार पुश करती है, मतलब कि अगर ये एम्प्लॉय एक बार कांटेक्ट करेंगी तो जो भी कंटेंट होगा वो आगे की ओर बढ़ेगी। अगर ये वापस से अपने एक्सपेंड करेगी, वापस अपने शेप में आएगी, तो इसका बैक फ्लो नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी चीज़ें हैं वो वापस पीछे की डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेंगी। वो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, बस इतना याद रख लेना कि हाँ, कुछ जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो फिक्स भी रहती है, ठीक है ना, फिक्स रहती है, ठीक है। और इतना कुछ बारीक बारीक से हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बस याद रख लेना कि हाँ, सेल में से ही फिक्स रहेंगी, वो बाहर की ओर खुलती है कोई ट्यूब से, हमें इतनी ट्यूब व्यूब को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना। मैं तो नहीं बोलूंगा इसको आपकी एम्प्लॉय एम्प्लॉय कुछ याद रखो, ठीक है। बस याद रखना हमें कुछ जो हमारे पास वैक्यूल्स है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, ठीक है। कुछ वैक्यूल्स ऐसे भी हैं जो फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, जो वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, ठीक है ना। वो जुड़े रहते हैं पोर के थ्रू, ठीक है। वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू आउटर एनवायरनमेंट से जुड़े रहते हैं, मीन्स जो भी वो उनके अंदर चीजें होंगी वो उस एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू सेल के बाहर भेज सकती हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे कैनाल्स होते हैं इनसे जुड़ी हुई, बस इतना याद रख लोगे तो चल जाएगा, ठीक है। और ये डायमीटर वायमीटर 20 नैनोमीटर, इतना फाइन डिटेल आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। रेस्पिरेशन, because protozoa are small, they have a large surface area in proportion to their volume, ठीक है। वॉल्यूम के कंपेयर में देखा जाए, ठीक है ना, साइज, सॉरी,
सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम अगर हम कंपेयर कंपेयर करें तो इनके पास सरफेस एरिया बड़ा होता है, लार्ज सरफेस एरिया है, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू वॉल्यूम। पर वॉल्यूम सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम देखा जाए तो रेशियो देखा जाए तो ये ज़्यादा है, ठीक है। दिस फैसिलिटेट्स गैस एक्सचेंज विच इन्वॉल्व, ऑब्वियस सी बात है, अगर सरफेस ज़्यादा है तो गैस का जो डिफ्यूजन है वो अच्छा होगा। दिस फैसिलिटेट्स गैस एक्सचेंज विच इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग oxygen for cellular respiration and elimination of carbon dioxide produced by the produced by a एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, सरफेस ज़्यादा है तो गैसेस का डिफ्यूजन ज़्यादा अच्छे से होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन को ये क्या कर पाएंगे, इनटेक कर पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ज़्यादा CO2 यहाँ से बाहर की ओर डिफ्यूज हो पाएगी। सम पैरासिटिक प्रोटोजोन्स आर कैपेबल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ पैरासिटिक प्रोटोजोन्स है, पैरासिटिक समझ रहे हो, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे भी हैं, पैरासिटिक नेचर के हैं, ये क्या कर पाते हैं, ये एरोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कैपेबल है, मतलब कि ये एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में। फॉर एग्जांपल मोनोसिस्टिक, मोनोसिस्टिस जो है ये हमारे पास कैसे हैं, ये पैरासिटिक प्रोटोजोन है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो कर सकते हैं। बस हमें इतने एग्जांपल में मत जाओ, बस इतने याद रखो। हाँ, कि जो हमारे पास प्रोटोजोन्स है वो कुछ पैरासिटिक प्रोटोजोन्स ऐसे भी हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। मोस्टली तो देखोगे तो जो पैरासिटिक फॉर्म है प्रोटोजोन्स के, वो मोस्टली मोस्टली वो आपको एरोबिक ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, मोस्टली वो एरोबिक होते हैं। Metabolic waste like ammonia and carbon dioxide diffuses out of the organism. जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बॉडी से डिफ्यूज होती है बाय जनरल बॉडी सरफेस, और तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर होगा नहीं क्योंकि सिंगल सेल है। मैकेनिज्म फॉर रिस्पॉन्स, प्रोटोजोन्स आर सेंसिटिव टू मेनी स्टिमुलाई, लाइक टच के लिए ये सेंसिटिव है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज के लिए, ठीक है, लाइट के लिए, केमिकल के लिए, लाइट के लिए हमने देखा भी था इनके हेड पे क्या हुआ, हाँ लाइट सर, के लिए हाँ। तो मैं कह रही थी आज क्लास थोड़ा-सा जल्दी ऑफ कर सकते हैं? कितने बजे? मैं यहीं पे मतलब मैं ये मैकेनिज्म करा के फिर ऑफ करता हूँ, रिप्रोडक्शन कल देखेंगे। एक रिप्रोडक्शन टॉपिक रह जाएगा, लोकोमोशन रह कल हो जाएगा, जाएगा ऑलमोस्ट। बस बस कल खत्म हो जाएगा फिर हमारा क्लास रिप्रोडक्शन, और कल रिप्रोडक्शन और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देख लेंगे, फ्लैजिला और क्या नाम है, फ्लैजिला देखने वाले हैं, और क्या था इसमें, फ्लैजिला और सूडोपोडिया, बस। ठीक है। फिर आज यहीं पे हम कंप्लीट करेंगे इस चीज़ को। इसलिए मैंने आज क्लास, मैं भी आज जल्दी ऑफ ही करने वाला था, इसलिए मैं क्लास 15 मिनट पहले ही मैं लिंक भेज दिया था, कोई बात नहीं। ओके। तो हम बात करें कहाँ गया, रेस्पिरेशन हो गया सर। तो ये था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे टच के लिए रिस्पॉन्सिबल cilia and flagella आर नहीं नहीं, amoeba can constantly change their, हाँ, लाइट के लिए भी सेंसिटिव होते हैं, और केमिकल, हमने लाइट के लिए आई स्पॉट हमने बात भी करी थी कि हाँ इसके हेड रीजन पे आई स्पॉट होती है, मैं दिखाया भी था इमेज, अगर आपको याद हो तो रेड रेड सा कुछ बिंदु बिंदु सा ऐसा करके कुछ बना हुआ था, ठीक है। हाँ तो सर, वही, दिखाया हाँ था। हाँ, तो वही बात है, इमेज ज़्यादा ध्यान में रहता है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे जब भी जितना भी हो। तो though the exact mechanism is not understood, but amoeba can constantly change their protoplasmic mass, ठीक है, and response to stimuli as well as conduct them। तो बोला जा रहा है अमीबा अपना प्रोटोप्लाज्म के मास को चेंज कर सकता है। हाउ, हमें अभी तक उतना जानने को मिला नहीं, कैसे ये स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स, स्टिमुली पे रिस्पॉन्स करता है हमें नहीं पता, ठीक है ना, स्टिमुली पता है ना, एनी एनी चेंज, एनीथिंग दैट ब्रिंग ए रिस्पॉन्स, कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो किसी ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स करने के लिए फोर्स करे, मतलब रिस्पॉन्स करने पे मजबूर करे, ऐसा कुछ। मतलब सर कोई भी एक्सटर्नल हम्म, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इफेक्टों से जिसपे रिस्पॉन्ड करने के लिए। हाँ, जिसपे कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करे, कोई भी एनी हुँ, एक्सटर्नल एक्सटर्नल क्या बोलेंगे,
तुम्हें वो वर्ड नहीं आ रहा बस। मेरे दिमाग से स्किप कर। छोड़ो उस चीज को, बाद में आएगी। तो वैसे तो हम ये नाइन्थ वाली बात है, ये नाइन्थ में होती है, क्या नाम है, एक प्लांट प्लांट टाइप का न्यूरॉन्स रहता है। वाले हाँ। चैप्टर में। हाँ, वहाँ नाइन्थ में हम बात करते हैं। जब कुछ भी मूवी देखते हैं। चलो छोड़ो, वो दिमाग में आ जाएगी। प्रोटोप्लान, ये अपने प्रोटोप्लान के मास को कंट्रोल कर, मतलब कि चेंज कर सकते हैं। हाउ, आई डोंट नो, आई नो वी डोंट नो, हमें अभी पता भी नहीं चली इस चीज़ के बारे में। सीलिया एंड फ्लैजिला हाईली सेंसिटिव टू टू टच, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है इनके, ठीक है। One special sensory organelle found in photosynthetic flagellates is the light sensitive आई स्पॉट, हमने बात करी थी। ये फोटोसिंथेटिक में पाए जाएंगे क्योंकि उनको लाइट को सेंस करना है, उनको लाइट को सेंस करना है और उसकी लाइट की ओर जाना है ताकि वो क्या कर सके, फोटोसिंथेसिस कर सके, और ये जरूरी भी है आई स्पॉट उनके लिए, ठीक है। हाँ, स्टिग्मा हमने इसको बोला था आई स्पॉट को, ठीक है। विच इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द फ्लैजिलम, फ्लैजिलम के बेस में हमें देखने को मिलता है जनरली, इन जनरल, हमेशा जरूरी नहीं है फ्लैजेलम के बेस में ही हो, ठीक है। दी स्टिग्मा इज ऑफन कव्ड, शेडिंग दी लाइट सेंसिटिव पोर्शन फ्रॉम वन साइड। कोई बात नहीं, बकवास है। बस इतना याद रखना है। हाँ भाई, इसमें रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं ये, हाँ। और इस चीज, ये जो मेन है कि ये अपने साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम को चेंज कर सकता है। आ गया। अमीबा कैन कॉन्स्टेंटली चेंज देयर प्रोटोप्लाज्मिक मास, प्रोटोप्लाज्मिक मास को ये चेंज कर सकता है, ठीक है ना। स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड कर सकता है। अब कैसे करता है, ऐसा क्या मतलब इसके स्ट्रक्चर में कैसा क्या है जो इसको रिस्पॉन्स करने के लिए, जैसे कि लाइट के लिए रिस्पॉन्स करे या आई स्पॉट, तो हम जान रहे हैं कि हाँ वहाँ पे कुछ है, हमने पता होगी इस चीज़ के बारे में। लेकिन अमीबा कैसे ये काम कर रहा है, अमीबा कैसे रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस के लिए, तो इस चीज़ के बारे में हमें अभी नॉलेज नहीं है। तो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज नॉट अंडरस्टूड, बट amoeba can constantly change their protoplasmic mass and respond to stimuli। बस सिंपल है, ज़्यादा कुछ में इनका तो उतना अच्छा ज़्यादा अच्छे से अभी डेवलप किए नहीं है, जो सो दैट इनका रिस्पॉन्स, मतलब इसका जो सेंसेशन हो वो इतना अच्छा हो। स्टिमुली पे ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स इनके है नहीं, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम इनमें होती नहीं है बिल्कुल। अभी जो हम आगे बढ़ेंगे, हम एनिमल्स पढ़ेंगे, एनिमल्स में भी जो शुरू के ग्रुप्स हैं उनमें भी ये नहीं है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम अच्छे से है ही नहीं बिल्कुल। स्पॉन्जेस में देखेंगे हम, पॉलीफेरा में बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा इन सब में है ही नहीं। चलो, कल हम चैप्टर को खत्म कर देंगे रिप्रोडक्शन और लोकोमेट्री स्ट्रक्चर को देख के, ठीक है। ओके सर। नोट्स बनाया था क्या आपने? सर आज मैं कॉलेज गई थी टाइम। अच्छा, मतलब कि एक सेकंड मुझे बताओगे क्या मैं कोर्स क्या लिया है आपने? बीएससी एफबीसी। हाँ, और इसके अलावा भी कुछ कर रहे हो? बीएमएलटी। बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ हाँ, ये कहाँ से कर रहे हो बीएमएलटी? दत्ता में के मतलब ये रेगुलर इंस्टीट्यूट। रेगुलर क्लास है? हाँ सर, यहाँ रेगुलर होता है। अभी तो रा- इनके एग्जाम चल रहे हैं तो फिलहाल नहीं है। आज तो मैं जामिया गई थी। अच्छा। अ, हम्म, अच्छा, प्रैक्टिकल वगैरह के लिए क्या? हाँ सर, प्रैक्टिकल अभी मेरे दो रहते तो हैं ना, फर्स्ट तो ईयर के। जब बीएमएलटी हाँ जब बीएमएलटी कर रहे हो तो बीएससी करने की क्या जरूरत है, मतलब ये सर, बी। एक्चुअली ना मैंने उसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए देखा था, इसी फील्ड में ना, पैरामेडिक्स में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देखा था। तो ओनली कुछ के लिए ना, ओनली बीएमएलटी नहीं होती, उसके अलावा ना एक्स्ट्रा एक डिग्री भी हो ना तो इजीली मिल जाती है। इसलिए मैं सोचा कि मैं इससे कर देती, साथ में हो जाए। अच्छा, हम्म, वो तो है, मतलब बीएमएलटी का मैंने ज्यादातर देखा है निकलते हैं, बाकी ऐसा कुछ कि हाँ कोई अलग डिग्री हो तो उसका तो मुझे। नहीं सर, जो उसमें मांगते हैं ना हम्म। क्वालिफिकेशन, हम्म। उसमें अगर कुछ कुछ लोग डीएमएलटी भी कर लेते हैं तो हम्म। उनके साथ बीएससी मांगते हैं। और कई कई जॉब्स में ना उनके साथ बीएससी किसी भी मेन डोमेन में मांगते हैं। जैसे कई सारी उसमें ब्रांचेस होती है ना बीएमएलटी में, बायोकेमिस्ट्री भी होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, हिस्टोपैथोलॉजी होती है। तो इन सब में ना अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांच में कर रखा हो ना डिग्री, तो इजीली मिल जाती है। तो आपका तो बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स नहीं है ना? नहीं, ऑनर्स नहीं है, मेजर है, स्टिल हो जाता है। अच्छा। हम्म, क्योंकि कौन फिर सा? अगर सर
अगर मैं ऑनर्स लेती तो फिर मैं रेगुलर वाले पे फ़ोकस नहीं कर पाती ना, इसमें तो कम-कम सब्जेक्ट होते हैं। जो भी आप जॉब देखते हो, जो भी आप बोल दो कि आपको उस वैसे टाइप का जॉब चाहिए, तो क्या लेवल की हुँ, पे कितने लेवल का पेमेंट है? लेवल कौन-सा है पेमेंट लेवल? ओके, 7 तो लेवल एडमिन वाइज़ सब होती है ना में गौ लेवल 1, हाँ लेवल 2, लेवल 3, 5, 7 ऐसा कुछ लेवल वाइज़ पेमेंट होती है अ, गवर्नमेंट जॉब। हाँ सर वो पता है मेरे को ऐसे 6 या 3 के बीच में थी, मेरे को एग्ज़ैक्ट नहीं याद। अच्छा। हाँ, क्योंकि अभी ये तो वैकेंसीज़ टाइम टू टाइम निकलती है ना, अब जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एम्स में भी निकली थी, तो वो मैटर करता है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री को लेके भी तो बहुत सारी वैकेंसी निकलती है जिसमें बस बायोकेमिस्ट्री चाहिए आपको। हाँ सर, बायोकेमिस्ट्री लेकिन ये ऑनर्स नहीं है ना, ये एफबीसी अगर इससे भी निकलती है तो अच्छी बात है, बाकी मैंने सोच रखा है कि अगर मैं एमएससी करूँगी तो मैं फिर एक पर्टिकुलर फील्ड बायोकेमिस्ट्री में कर लो, बायोकेमिस्ट्री में मैंने भी देखे थे। मैंने देखे इसको बताने के स्टूडेंट को बताने के लिए ही, कि ऐसा कुछ होता है मतलब कि टेंशन मत लो पढ़ो, आगे बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। उस चक्कर में मैं भी सर्च करा तो बायोकेमिस्ट्री में तो बहुत सारे जॉब्स निकलते हैं। बहुत हाँ सारे तो सर, नहीं। बहुत हाँ, ज़्यादा है। हाँ, जॉब्स निकलते हैं मतलब कि जॉब्स बहुत सारे लोग निकालते हैं। ऐसा नहीं है देखो, मान लो 1000 इंस्टीट्यूट से जॉब निकला, ठीक है ना? हुँ, और जॉब 1000 इंस्टीट्यूट निकाले, हर एक इंस्टीट्यूट 5, 10, 4, 2, 3 ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन बहुत सारे सर इंस्टीट्यूट निकालते हैं। बायोकेमिस्ट्री में तो ना अगर हुँ, प्राइवेट सेक्टर में भी देखें ना तो उसमें भी बहुत अच्छा पे आउट है। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट हाँ सेक्टर सर, में मैंने तो यही सुना है ज़्यादातर। प्राइवेट सेक्टर में मतलब कि कितना फिर भी कितना के मतलब कि 30 के, 40 के, 50 के कितना? तो 35 तो हमारे इसी में ही है। अगर एक्सपीरियंस होता है ना, किसमें, किसमें, जि किसमें? जिस फील्ड में मैं अभी मैं कर रही पैरामेडिक्स में 35 तो अगर ल एक्सपीरियंस है लैब आपके पास 2-3 लैब साल का। अटेंडेंट का कोर्स देखा है क्या? लैब टेक्नीशियन लैब अटेंडेंट हुँ, 12th लेवल की सुन है। हुँ, मैं किसी को जानता हूँ, वो लैब अटेंडेंट है डीयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हुँ, 12th लेवल की जॉब है, 12th लेवल पे एग्ज़ाम निकलती है ये निकलती है। इस बार भी निकलने वाली है, इस बार मैं निकलेगा बताऊँगा। बहुत जब इसका पेपर देखोगे ना, क्वेश्चन पेपर देखोगे, लगेगा ये क्या हुँ, पूछ रहे हैं बच्चों वाले। अगर आपको साइंस से साइंस पता मतलब कि साइंस अगर आपको अच्छा लगता है, क्योंकि हुँ। इसमें हिंदी, इंग्लिश ये सब नहीं पूछते, बाकी सब मैंने जॉब में देखा है, वो हिंदी इंग्लिश भी पूछते हैं। हाँ, रीज़निंग हाँ। वगैरह सब कुछ देते हैं। हाँ, हिंदी इंग्लिश तक पूछते हैं। लेकिन हुँ, जो मैं लैब डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी का देखा क्वेश्चन पेपर हुँ। इतना ईज़ी 12th लेवल की है, लेकिन 12th लेवल का जॉब है मतलब कि 12th लेवल है। लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो 10th लेवल तक के ही आते हैं। ये तो साइंस के सही है क्वेश्चन सर। बहुत अगर सिंपल। जब निकले तो मेरे को बताना सर, मैं और ट्राई करूँगी एक बार। पेमेंट उसकी सुनो कितनी है, अभी उनको मिल रहा है, मेरे मामा की लड़की के हस्बैंड है, वो दिल्ली में रहते हैं। अभी उनको मिल रहा है 55 के, प्लस तो फिर तो अच्छा पे आउट है। और तो सुनो 55 के प्लस रूम रेंट। हालाँकि तुम्हें अगर तुम्हारे पास अगर अपना घर है तो तुम्हें फिर भी हम रूम रेंट देंगे, ऐसा है कुछ। 5,000 रुपए सही रूम है रेंट, फिर तो। 5,000 रूम रेंट, प्लस में मेडिकल एक्सपेंसेस, उनके बच्चे के मेडिकल एक्सपेंसेस, उनके और उनके वाइफ के, प्लस में टोटल उनके 65 के अराउंड हो गए। प्लस उनके बच्चे की एजुकेशन, अगर बच्चे अभी तो है नहीं वैसे उनके, अभी फिलहाल हुँ, अभी अभी नई-नई शादी हुई है। बच्चे का एजुकेशन के लिए भी वो मिलेगा पैसे, सब कुछ सरकार करेगी। क्या मतलब कि ये बेस्ट है। जो 55 के दे रहा है, ये मतलब क्या दे रहे हो? पॉकेट मनी दे रहे हो कि भाई रखो जेब में। सब तो सरकार कर रही है भाई, फिर मैं फिर मैं सर क्या कभी जॉब मुझे यार, भी गज़ब है। मुझे भी बताना। और जॉब उनकी ऐसी है, वो 3 बजे घर आ जाते हैं सुबह, 8-9 बजे जाते हैं, 3 बजे घर आ जाते हैं, ऐसी है उनकी जॉब। और सर ठीक जब है, भी वैकेंसीज़ निकले मुझे भी बताना, मैं ट्राई मैं करूँगी एक बार। डीयू के लिए स्पेसिफिकली आपको ज़रूर बताऊँगा, डीयू का मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मेरी जान पहचान में है, तो मैंने देखा ना उनका लाइफ़स्टाइल, मैं जो उनका देखा मैंने कि भाई बड़ी जल्दी घर आ जाते हैं। उनका मस्त है, जाके बस ये तो फिर बेस्ट है। कभी-कभी तो जाके बस अटेंडेंस लगा के आ जाते हैं ये लोग। अच्छा है। मैं आपको इस चीज़ के लिए बताऊँगा डीयू का जब भी निकलेगा, क्योंकि डीयू का मुझे अच्छा लगा। क्वेश्चन पेपर भी मैंने इसका चेकआउट किया था, बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊँगा कभी। मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर भेज दूँगा इसका, देखना। अ, ओके। इस साल भी शायद से निकला था, लेकिन मुझे
मुझे उसके बाद इंटरेस्ट आया कि चलो भाई जाके उनसे पूछता हूँ भाई आपने कैसे किया था, तब बाद में पता चला कि उन्होंने 12th लेवल पे ही ये जॉब ली थी। हालाँकि ये मुझे तो भी नहीं और पता था बढ़िया है। मुझे भी नहीं पता था 12th लेवल पे 55K दे रही है गवर्नमेंट। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ से बताऊँगा अगर ये वाली आएगी तो, क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी थी। ओके सर। हाँ, ठीक है, बाय।